हाँ भाई, कल जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे चालू करते हैं। कल मैंने संपोषी व्यतिकरण के लिए पढ़ाया था, फिर विनाशी व्यतिकरण के लिए करा ही दिया था अपने पास। अब उसमें अपन देख चुके हैं कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, आयाम बढ़ता है, ठीक है ना, तीव्रता भी बढ़ जाती है। और अगर तरंगें समान हैं तो तीव्रता 4 गुनी हो जाती है, आयाम जो है वो दुगना हो जाता है, कलांतर 0 ही चलता है अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जो होती है अपने पास वो मिनिमम हो जाती है, आयाम भी न्यूनतम हो जाता है। और अगर तरंगें समान हैं तो फिर अपने पास तीव्रता भी शून्य हो जाती है और आयाम भी शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर करा भी दी थी। उसके बाद में अपन जो टॉपिक है वो चलते हैं व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण पढ़ा देता हूं भाई मैं। करण में ऊर्जा वितरण ये है भाई, देखो यहां से अपन चले, ये पथांतर तो है, एक्स अक्ष पर लिया है मैंने डेल्टा, तो ये 0, उसके बाद में लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा, ये लैम्बडा बाई 2 है, ये 3 लैम्बडा बाई 2 है। ऐसे ही ये माइनस में लैम्बडा बाई 2, माइनस में लैम्बडा, माइनस में 3 लैम्बडा बाई 2 है, माइनस में 2 लैम्बडा है, माइनस में 5 लैम्बडा बाई 2 है, यहाँ पर प्लस में 5 लैम्बडा बाई 2 है। और तीव्रता जो है वो आई इधर ले ली। ये तो संपोषी व्यतिकरण है भाई, व्यतिकरण है। और तीव्रता आई मैक्सिमम बराबर 4 आई डैश है। और ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये विनाशी व्यतिकरण के हैं भाई, किसके हैं, विनाशी व्यतिकरण के। और आप जानते हैं कि अगर तरंगों की तीव्रता समान है तो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जो होती है, तरंगे समान है तो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बनाया है पहले तो वो क्लियर है करा देता हूं, उसके बाद में 2 लाइन का है मामला, वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखो भाई ग्राफ कैसे बना है, एक्स अक्ष पर तो पथांतर ले लिया और वाई अक्ष पर तीव्रता ले ली। तीव्रता जो है ना ऋणात्मक नहीं होती है, तीव्रता धनात्मक ही होती है, क्योंकि आयाम के वर्ग की क्या होती है, वो समानुपाती होती है। इसीलिए तीव्रता का हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव वाई अक्ष पे ले रखी है। ये प्लस में भी हो सकता है पथांतर और माइनस में भी हो सकता है, तो दोनों ही ले रखे हैं इसमें। तो अब अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन चलें पथांतर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा, इन पर अपने पास संपोषी व्यतिकरण होता है। और आप जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है कि नहीं होती है, तो तीव्रता अधिकतम आ गई अपने पास, ठीक है। उसके बाद में अपन चले लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो गई। जैसे अपन प्लस में चले हैं वैसे ही किस में चल रहे हैं अपन, माइनस में। तीव्रता कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। अब विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता है ना वो किसके बराबर हो रही है, 0 के बराबर हो। क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जो है अपने पास है वो 0 इसलिए होती है क्योंकि विनाशी व्यतिकरण के स्थानों की ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण के स्थानों में ट्रांसफर कर दी जाती है। मतलब विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो ऊर्जा होती है वो संपोषी व्यतिकरण में चली जाती है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन होता है। मतलब ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का नष्ट होना संभव नहीं है। तो ऊर्जा संरक्षण का पालन कैसे हुआ, विनाशी व्यतिकरण की ऊर्जा कहाँ चली गई, संपोषी व्यतिकरण के स्थानों में शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए तीव्रता कितनी गुनी हो रही है वहां पर, 4 गुनी। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक चलूंगा बेटा।
चलो जी भाई, अब अपन चलते हैं भाई यंग का द्विछिद्र प्रयोग, YDSE बोलते हैं इसको, यंग का द्विझिरी भी बोलते हैं इसको, और द्विछिद्र भी बोलते हैं। प्रयोग YDSE, अंग्रेजी में पूरा नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको भाई, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डायग्राम ही है, और डायग्राम बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों से नोट्स में अगर डायग्राम नहीं बन रहा हो तो अभी सीख लेना, फिर उसको देख के एक बार घर पे बनाने की कोशिश कर लेना। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में भाई क्या होता है, यहाँ पर एक स्रोत है, ये स्रोत है, ठीक है। इस स्रोत के आगे एक पर्दा लगा हुआ रहता है, ये पर्दा हो गया। इससे पर्दे में एक संकीर्ण छिद्र होता है भाई, छोटा सा छेद होता है। तो यूं समझ लो कि एक गत्ता ही है, ये कागज का गत्ता ले लिया, उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा है अपन ने अपने पास। तो ये अपने पास स्रोत हो गया, उसके आगे एक पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा मान लिया अपन ने AB। तो संकीर्ण छिद्र वाला पर्दा लगा दिया अपन ने, यहां से प्रकाश की तरंगें यूं चलेगी, तो ये तरंगें चली, ये लाइन जो है ना बीचों बीच वाली वो सीधी ले लो भाई अपने पास, ताकि सब कुछ डायग्राम जो है वो सही बन जाएगा इससे। इस पर्दे के आगे एक दूसरा पर्दा लगा रहता है जिसमें दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, इसीलिए इसको कौन सा प्रयोग कहते हैं, द्विझिरी या द्विछिद्र प्रयोग कहते हैं। तो बारीक बारीक से दो छेद होते हैं इसमें, ये इसके आगे दूसरा पर्दा लगा हुआ है, ये इसमें अपने पास यहां से ये दो छेद इस तरह से होते हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब अपने पास क्या होता है, ये तो कहलाता है S1 और ये क्या कहलाता है, S2 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का स्रोत तो एक ही है, उससे कितने स्रोत बना लेंगे अपन, दो स्रोत बना लेंगे, एक S1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। और ये दोनों ही स्रोत कला संबद्ध स्रोत होते हैं। अब देखो शुरुआत करता हूं मैं, सबसे पहले अपने पास चलें, ये पर्दा ले लेते हैं अपन CD। आगे नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले यहां से तरंगे निकली, संकीर्ण छिद्र में से निकलेगी। अब अपन चलें, यहां पर तरंगाग्र जो है वो यूं चलता है, तरंगे यूं चलती है। अब तुम बोलोगे ये डॉट वाली लाइन और ये गहरी लाइन का क्या मतलब है, वो यहां से समझ में आएगा भाई। तरंगे जो होती है ना अपने पास यूं चलती है, ये श्रृंग, और ये क्या हो गया, गर्त, फिर क्या हो गया श्रृंग, फिर क्या हो गया गर्त हो गया अपने पास। तो मैं इसको यूं मान रहा हूं, जो गहरी लाइन है ना वो तो श्रृंग है, और हल्की लाइन क्या है, गर्त है। तो श्रृंग गर्त श्रृंग आ गया। यहाँ आते ये तरंगाग्र कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा अपने पास। तो एक भाग ऊपर एक भाग ऊपर, तो एक ही स्रोत से कितने स्रोत प्राप्त किए जा रहे हैं, इसमें अपने पास दो स्रोत प्राप्त किए जा रहे हैं। इसमें तरंगाग्र को आधे आधे भागों में बांट रहे हैं, तो तरंगाग्र विभाजन की विधि काम में ली जा रही है। अब सबसे पहले अपन चलें, यहां पर अपने पास तरंग निकली, ये पहले यूं बना दिया करो भाई। डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर प्रकार की नोक रख लेना, यहाँ तक का चाप भर लेना, और चाप भर के यूं काट देना, तो ये चाप कट गया। प्रकार की नोक उतनी खोल के रखना, नीचे वाले पे आ जाओ और उतना का उतना ही चाप वहां काट देना, नीचे वाले पर भी सेम चाप काटने हैं। अगर आप सेम चाप काटोगे तो ये लो जी भाई, ये सेम चाप कट गया, तो ये पहला चाप तो यूं काटना है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, प्रकार के नोक यहीं पे रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके प्रकार को, और डैश डैश वाला चाप काटना है, ये डैश डैश वाला चाप काट दिया। फिर उतना ही खोल के रखो यहाँ से यहाँ तक का, उसको यहाँ नीचे लाओ। फिर अपने पास ये इतना का इतना ही चाप यहाँ पे काट दो, ये चाप इसका कट गया।
आगे अपन चलते हैं। फिर प्रकार के नोक जो है ना अपने पास वो यहाँ रखो, थोड़ा सा और खोल दो, और खोल के जो है ना अब की बार गहरी लाइन का चाप काटना है, ये काट दिया। फिर यहाँ से वापस इतना का जितना यहाँ से भरा था ना, मान लो ये 7 सेंटीमीटर का, तो 7 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काटना है, तो ये 7 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काट दिया। एक चाप और काटना है भाई अपने पास, बस कम से कम 4 चाप काटने की जरूरत पड़ती है। तो 2 तो गहरी लाइन वाले, 2 हल्की वाले ले लेते हैं। ये एक चाप और काट दिया मैंने, और यहां से ये एक चाप और कट गया अपने पास, बस काम खत्म हो गया अपने पास। ये चाप क्यों काट रहे हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। ये सुरंग गर्त सुरंग हो गया, तो इसमें भी ऐसे ही है, ये सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग और ये गर्त हो गया। तो कुल मिला के तरंग जो है ना इसमें यूं चल रही होती है भाई, देखो ये तरंग यूं चल रही है इसमें। तो सुरंग गर्त सुरंग हो गया, यहाँ आते कितने भागों में बटेगा? अब 2 भागों में। तो फिर सुरंग गर्त हो गया अपने पास। अब अपने पास है सबसे पहले ये एक पर्दा दूसरा बना दो, ये इस पर्दे का नाम दे दो एम और एन। ये पर्दा वो है जिस पर व्यतिकरण का प्रतिरूप दिखाई देता है, मतलब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें अपने को इस पर दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन चलें इसमें, अब यहां से चलते हैं अपन। ये देखो भाई, आप लोगों ने एक चीज देखी है, देखो इस लाइन पर, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर गहरी लाइन से काट रही है, हल्की हल्की से काट रही है। फिर गहरी किससे काट रही है? गहरी से। तो ये गहरी वाली, हल्के हल्के गहरी वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो अपन यूं कहें ये सुरंग से मिल रहा है और गर्त से मिल रहा है, फिर सुरंग से मिल रहा है और गर्त से मिल रहा है। तो जिन बिंदुओं पर सुरंग से मिलता है, गर्त से मिलता है, उनको मिलाने वाली रेखा उसको कहते हैं भाई प्रस्पंद रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं उसको? प्रस्पंद रेखा कहते हैं। अब वापस आ जाओ कल वाला टॉपिक जो पढ़ाया था। कल यूं पढ़ाया था मैंने, ये कौन से व्यतिकरण का डायग्राम है? अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये 2 पढ़ाए थे। ये ऊपर वाला कौन से व्यतिकरण का डायग्राम है? समपोषी का। कौन से व्यतिकरण का है? समपोषी का। सुरंग से मिल रहा है, गौर गर्त से मिल रहा है। इसका मतलब इस लाइन पर जो बिंदु मिल रहे हैं उनमें कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और समपोषी व्यतिकरण में अपने को चमकीली फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यहाँ पर जो बीचों बीच में फ्रिंज आती है ना, इसको केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं भाई, केंद्रीय फ्रिंज। और केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो क्या होती है भाई? दीप्त होती है, चमकीली होती है केंद्रीय फ्रिंज, क्योंकि प्रस्पंद रेखा हो गई तो इस पर दीप्त फ्रिंज आ जाएगी। इसके आप ऊपर थोड़ा सा एक बार चलो, देखो गहरी और हल्की काट रही है, दिख रहा है क्या अपने पास? ये रहा। फिर गहरी हल्की काट रही है, इनको डॉट बना दिया। फिर गहरी और हल्की काट रही है, ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। इस रेखा को कहते हैं निष्पंद रेखा। अब अपन चलें, गहरी और हल्की काट रही है तो सुरंग गर्त से मिल रहा है, फिर सुरंग गर्त से मिल रहा है। कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? विनाशी। विनाशी व्यतिकरण में फ्रिंज कौन सी आ जाती है? अदीप्त। तो यहाँ पर कौन सी फ्रिंज आएगी? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, ये अदीप्त आ गई है, और व्यतिकरण होगा विनाशी, ये विनाशी। उसके थोड़ा सा ऊपर और चलो एक बार, देखो गहरी लाइन से और हल्की हल्की से काट रही है कि नहीं काट रही है? इसका मतलब यहाँ पर फिर संपोषी व्यतिकरण होगा, ये संपोषी व्यतिकरण होगा तो इनको भी मिला दो। ये फिर कौन सी रेखा हो जाएगी बताओ? प्रस्पंद रेखा हो जाएगी। और फ्रिंज कौन सी आएगी यहाँ पर? है दीप्त फ्रिंज आ जाएगी। अब जैसे ऊपर मिलाया ना वैसे नीचे भी पकड़ लो, बस देखो ये गहरी और हल्की, ये गहरी और हल्की, ये गहरी और हल्की, ये गहरी और हल्की हो गई। इन तीनों को मिला दो भाई, ये वापस कौन सी फ्रिंज आएगी बताओ? चलो अदीप्त आ जाएगी, निष्पंद रेखा। इसके नीचे अगर आप चलते हो तो गहरी से और हल्की से।
इनको मिलाने वाली वापस फ्रिंज कौन से आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज आती है। ये तो बात हो गई समझाने की। लिखना कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने पास है, लिखने में शुरुआत यूं की जाती है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। एक वर्णी माने जिसका एक ही रंग हो, ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही कलर हो, उसको एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो एक वर्णी नहीं होता है भाई, कैसा होता है वो, बहुवर्णी, क्योंकि 7 रंग होते हैं कि नहीं होते हैं। एक वर्णी प्रकाश का उदाहरण बता देता हूं। लाल रंग का बल्ब आता है, किसी कमरे में लाल रंग का बल्ब लगा दिया तो लाल रंग का ही उजाला फैलता है कि नहीं फैलता है, कौन सा प्रकाश हो जाएगा, एक वर्णी प्रकाश का उदाहरण हो गया। चाहे तो अपन ट्यूबलाइट से भी एक वर्णी बना सकते हैं। ट्यूबलाइट के ऊपर लाल रंग की पन्नी लपेट दो तो एक वर्णी प्रकाश बनेगा, केवल लाल रंग का ही प्रकाश फैलेगा। अगर आपने नीले रंग की पन्नी लपेट दी तो कमरे में कौन सा प्रकाश फैलता है, नीले रंग का। तो बहुवर्णी को एक वर्णी में परिवर्तित आसानी से किया जा सकता है। एक वर्णी प्रकाश का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसी पार्ट में आगे मैं क्लियर करा दूंगा भाई। अब अपन चलते हैं कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत S है, उसके आगे संकीर्ण छिद्र वाला पर्दा AB लगा रहता है, उस पर्दे के आगे दूसरा पर्दा CD लगा रहता है, जिसमें 2 छिद्र S1 और S2 बने रहते हैं, ये लिख दोगे। उसके बाद में लिखना है कि संकीर्ण छिद्र से निकलकर तरंगाग्र जब S1 S2 पर आपतित होता है तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण 2 स्रोत S1 व S2 प्राप्त हो जाते हैं। आगे लिखना है कि S1 अब हाई गेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका कार्य करता है, स्रोत का कार्य करता है। तो इन स्रोतों से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में अध्यारोपित होती है और पर्दे पर व्यतिकरण का निर्माण कर देती है। उसके बाद में ये लिखना है, जो निष्पन्द रेखा और प्रस्पंद रेखा बताई है ना मैंने, उसकी थ्योरी लिखनी है। उसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, जिन बिंदुओं पर सरंग सरंग से मिलता है, गर्भ गर्भ से मिलता है, उनको मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है। प्रस्पंद रेखा पर संपोषी व्यतिकरण संपन्न होता है, जिसके कारण दीप्त या चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है, ये लिख दोगे। उसके बाद में एक लाइन इसकी लिख देना, क्या लिखोगे, जिन बिंदुओं पर सरंग गर्भ से, मतलब गहरी लाइन हल्की लाइन से और गर्भ सरंग से मिलता है, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, निष्पन्द रेखा कहलाती है। इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण के कारण अपने को अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है। ये थ्योरी लिखने का मेथड हो गया, इस डायग्राम को देख के ही लिखते हैं। उसके बाद में एक लाइन और लिखनी होती है कि इस प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज का मतलब बीचों बीच, और बीचों बीच का मतलब है स्रोत की सीध में। मैथ्स के आधार पर यूं समझ लो कि ये मूल बिंदु है भाई, तो ये केंद्रीय फ्रिंज हो गई। इस प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज दीप्त प्राप्त होती है। उसके बाद में केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर का मतलब ऊपर और नीचे क्रमागत रूप से अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो जाती है। जैसे केंद्रीय फ्रिंज को तो गिनना ही नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ये तो 0 के पोजीशन में है, तो ये केंद्रीय फ्रिंज हो गई। अब अदीप्त, फिर क्या आएगी, दीप्त। तो पहली अदीप्त कौन सी होगी ये बता दो। पहली अदीप्त जो है ना, इसको नहीं कहते हैं, ये तो केंद्रीय फ्रिंज है, तो इसका नंबर तो हमेशा ही क्या माना जाएगा, 0 नंबर है, ये तो मूल बिंदु है अपने पास। तो पहली दीप्त फ्रिंज जो है वो कहलाएगी भाई, पहली दीप्त फ्रिंज कौन सी कहलाएगी, वो वाली। और पहली अदीप्त फ्रिंज कौन सी कहलाएगी, ये वाली। ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, नंबर ऊपर और नीचे वैसे ही दिए जाते हैं। जैसे पहली ऊपर वाली दीप्त हो गई, ये नीचे वाली दीप्त हो गई, तो ये माइनस अक्ष में हो गई और वो कौन से अक्ष में हो जाएगी, प्लस अक्ष में हो जाएगी। तो आप ध्यान दे लेना, इस केंद्रीय फ्रिंज को पहली दीप्त फ्रिंज नहीं कहते हैं, इसको तो केंद्रीय फ्रिंज ही कहा जाता है। जैसे गणित में ग्राफ बनाते हैं तो मूल बिंदु का पॉइंट जो होता है ना, वो पहला पॉइंट थोड़े ही माना जाता है, वो तो 0 ही माना जाता है अपने पास, जबकि खाना तो है अपने पास वो, लेकिन क्या माना जाता है, उसकी पोजीशन है 0 के बराबर मानी जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज जो है मूल बिंदु की पोजीशन में होती है अपने पास, उससे अपने पास दीप्त और दीप्त फ्रिंजें क्रमागत रूप से प्राप्त हो जाती है। क्लियर है मामला अपने पास। दूरियां जितनी भी नपेगी कौन सी फ्रिंज से नापी जाएगी, हमेशा ही केंद्रीय फ्रिंज से नापी जाएगी। जैसे मान लो कि पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है
तो पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी है y1 मान लो, तो यहां से यहां तक की दूरी नापी जाएगी। पहली दीप्त अदीप्त की निकालनी है, ये तो दीप्त की हो गई। पहली अदीप्त की निकालोगे y1 डैश ले लो, ये यहां से यहां तक की दूरी मानी जाएगी। तो दूरी का मापन हमेशा ही कहां से होगा, केंद्रीय फ्रिंज से किया जाता है। एक चीज और चलते हैं, इस प्रयोग में एक परिणाम और प्राप्त होता है कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई भी समान प्राप्त होती है। फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब समझते हो ना, जो अपने को चमकीली पट्टियां दिखाई देते हैं वो कितनी चौड़ी है, उसको क्या कहते हैं, अपन फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो इसमें सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। ये यंग के प्रयोग का खेल है, इतना सा लिखना होता है इसमें। अब वो चौड़ाई का डायग्राम जो है वो कैसे बनता है, देखो वो फ्रिंजों का यूं बनाना पड़ता है भाई। देखो ये हो गई अपने पास, ये अदीप्त मान लो, फिर अपने पास यहां पर अदीप्त बनेगी, फिर अपने पास ये अदीप्त बनेगी। अब तुम बोलोगे भाई दीप्त कहाँ है, इनके बीच में जो है ना ये दीप्त फ्रिंज हो गई चमकीली, क्योंकि बोर्ड व्हाइट है तो मैं इस हिसाब से मान रहा हूँ ये काली चमकीली काली और चमकीली, फिर क्या आ गई, काली आ गई अपने पास। तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई समान होगी और सभी चौड़ाइयां समान होगी, तो सारी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। यही अपने को इस प्रयोग के परिणाम प्राप्त होते हैं। ये भी दीप्त फ्रिंज हो गई, तो सारी ही दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की प्राप्त होती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे चलेंगे भाई। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है भाई, एक बार घर पे जरूर देखना, फिर समझ में आने की संभावना है। चलो जी भाई, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है नीरज, कब तक जुड़ोगे आप? फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज माने पट्टिकाओं की चौड़ाई जो व्यतिकरण में दिखाई देती है। परिभाषा बहुत आसान है, व्यतिकरण में दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्रमागत का मतलब जैसे पांचवी और छठी, या फिर सातवीं और आठवीं, या फिर नवीं और दसवीं। तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर। यूं मान लो ये पहली दीप्त, ये दूसरी दीप्त, ये तीसरी दीप्त हो गई, ये चौथी दीप्त हो गई। तो अंगुलियां तो 1 2 3 4 दीप्त फ्रिंज मान लो, इनके बीच का जो ये गैप है ना ये अदीप्त फ्रिंज मान लो। तो ये अदीप्त हो गई पहली, ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी। तो देखो पहली और दूसरी दीप्त के बीच में चौड़ाई आ गई, वो दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर हो गई। या फिर यूं ले लो कि इन दोनों के बीच का गैप जो होगा वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। हाँ भाई नेक्स्ट चलते हैं,
फ्रिंज चौड़ाई का मापन, बीटा से लिखते हैं भाई फ्रिंज चौड़ाई को, और मापन कैसे होता है। अरे वीडियो क्लियर है क्या, या कोई दिक्कत है, आज थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या? वीडियो क्लियर है क्या भाई, ब्लर है या चलूं? मुझे यहां से लग रहा था इसलिए। चलो जी भाई, टाइम होने वाला है आज। तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या फटा हुआ ब्लड दिख रहा है क्या? क्यों? हाँ भाई देखो, अब ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं डायग्राम। डायग्राम जो है वो यंग के द्विचित्र प्रयोग का ही डायग्राम है भाई। वो जो डायग्राम था वो तरंग चित्र था, ये किरण चित्र है अपने पास। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, माना कि कोई एकवर्णी स्रोत S है जिससे दो स्रोत S1 और S2 प्राप्त किए गए हैं। S1 और S2 से निकलने वाली तरंगिकाएं आपस में अध्यारोपित होकर पर्दे के किसी बिंदु P पर दीप्त या अदीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। तो एक किरण तो मान लिया S1P, दूसरी किरण क्या मान ली मैंने S2P। ये दोनों जाके P बिंदु पे मिल गई, तो या तो दीप्त फ्रिंज बनाएगी और ये क्या बनाएगी, अदीप्त फ्रिंज बनाती है। अब थोड़ा सा दूरियों के बारे में बता देता हूं। पहले तो यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल D मानते हैं। तो कैपिटल D का मतलब होगा कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे की दूरी। स्रोत से पर्दे की दूरी नहीं है, कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे की दूरी हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं, S1 और S2 के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं अपन, स्मॉल d से लिखते हैं। तो स्मॉल d हो जाएगी कला संबद्ध स्रोतों के मध्य की दूरी हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी y मानी है। इसको अपन ये कहते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। कोई सी भी हो सकती है, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उसकी दूरी किसके बराबर मानी है मैंने, y के बराबर मानी है। ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो एक तरंग तो हो गई S1P, दूसरी तरंग क्या हो गई S2P। तो दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो पथांतर उत्पन्न हो जाएगा।
तो S1P व S2P के मध्य पथांतर, पथांतर का मतलब रास्ते का अंतर, तो डेल्टा S2P माइनस S1P, क्योंकि ज्यादा लंबाई किसकी है, S2P की है अपने पास। अब पथांतर कैसे निकालें, तो तरीका ये रहता है पथांतर निकालने का, प्रकार की नोक वहां रख लो P बिंदु पर, वहां से S1 तक का चाप भर लो, जो छोटे वाला है वो चाप भर लिया, और वो प्रकार की नोक तो वहीं रखी रहेगी, वो चाप भरने के बाद में इस लंबी वाली लाइन पे काट दो। मान लो कि चाप जो है ना यहाँ पर कट गया, जहां पर चाप कट गया ना वहां से इस बिंदु को मिला दो भाई, ये मिला दिया। तो अब देखो एक बार, अब अपने पास ये जो बिंदु मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, ए बिंदु मान लेता हूं। तो देखो S1P और AP बराबर हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि चाप काटा है अपन ने प्रकार से नाप के, यहां से यहां तक का चाप नाप लिया, फिर इस लाइन पे काट दिया, मान लो ए पर कट गया, तो S1P किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा दूरी कितनी बच गई, S2 A के बराबर बच जाती है। ये पथांतर निकालने का तरीका होता है, बहुत आसान है। जैसे अपने पास ये अपनी दो अंगुलियां हैं, तो ये बड़ी वाली अंगुली इससे कितनी बड़ी है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर निशान बना लिया, बच गया जो एक्स्ट्रा दूरी हो गई। इसमें भी ऐसा ही है, या तो प्रकार से कर लो, नहीं तो स्केल से भी नाप सकते हो। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा दो, जो बच गई वो एक्स्ट्रा दूरी हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, पथांतर के बराबर हो जाती है। ये कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा इसमें, ये कोण वापस किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये कोण मैंने थीटा माना है भाई, ठीक है ना। अब ये थीटा, तो ये कोण भी अपने आप ही थीटा के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका कारण है ज्यामिति से, अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। P बिंदु जो है O की तरफ सरक रहा है, मान लो P बिंदु किधर सरक रहा है, O की तरफ, तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा तो A इधर सरकेगा कि नहीं सरकेगा। और जब P बिंदु O पर पहुंच जाएगा तो A कहां पहुंच जाएगा, S2 पर पहुंच जाएगा। जब P O पर पहुंचेगा तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये कोण 0 तो वो कोण भी कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों कोण एक साथ बढ़ रहे हैं और दोनों कोण एक साथ घट रहे हैं, तो ज्यामिति से ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आगे अपन चलते हैं, मैं त्रिभुज ले रहा हूं भाई, हाँ। तो पथांतर कितना आ गया, S2 A के बराबर आ गया। अब त्रिभुज है S1 S2 A से, इसमें मैं निकालूंगा भाई साइन थीटा, तेरा थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा इसमें, आधार। मैंने पहले ही बताया था तरीका, रटना नहीं है तुम तो, नहीं तो तुम तो इसको आधार मानते हो। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया वो आधार होता है। ऐसा ही इसमें थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, केवल 2 मिनट। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, S2A बटे कर्ण का मान कितना है, S1 S2, थीटा का मान है काफी कम होने पर आप जानते हैं साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो थीटा बराबर S2A अपॉन S1 S2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। ये समीकरण नंबर 2। त्रिभुज दूसरा ले रहा हूं मैं, O डैश P से, इसमें tan थीटा ले भाई, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार लिखोगे तो मान क्या हो जाएगा इसका, y अपॉन डी हो जाएगा, ये y अपॉन है डी। tan थीटा भी लगभग किसके बराबर ले सकते हो, थीटा के बराबर। तो थीटा बराबर क्या आएगा, y अपॉन डी। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से दोनों बराबर हैं भाई, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो y अपॉन डी बराबर S2A अपॉन क्या आएगा, d, और y अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी। टाइम होने वाला है, बाकी का कल पढ़ाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
क्लास इज ओवर। अरे होमवर्क की कॉपी नहीं भेज रहे हो तुम, घर पे फोन नहीं करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही नहीं मानोगे क्या तुम? जानवर क्यों होते हो इतने?